Hello guys, welcome once again. Today we are going to study about new concepts. Okay, in the yesterday's class मैंने आपको बताया था कि हम रेशनल नंबर्स के जो दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर्स को फाइंड करना होता है, तो उसको मैंने आपको दो मेथड से बताया था आई थिंक यार। तो और ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक नया यूनिक मेथड जानेंगे जो कि आई थिंक सो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न से थोड़ा हट के रहेगा, मतलब ये एक्स्ट्रा रहेगा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपने उस न्यू कॉन्सेप्ट्स को। और हाँ, ये बात है कि ये थोड़ा फार्मूला बेस है, तो ध्यान से देखना तो ही मज़ा आएगा, और अगर ज़रा सा भी इंटरप्ट करोगे तो फिर आई थिंक सो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो ध्यान से देखना, और ये थोड़ा फार्मूला बेस रहेगा तो मज़ा आने वाला है। तो हमने बोला था कि हम रेशनल नंबर कोई वही 1 और 2 को लेके चलते हैं। तो हमारा रेशनल नंबर रहेगा, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक, तो शायद मैंने यही बोला था कि 1 और 2 को ही एग्जाम्पल लेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल रहता है 1 और 2 के बीच फाइंड करने का। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें एक फैक्टर होता है डी। वो फैक्टर क्या है? डी। हमें उस फैक्टर डी को डिफाइन करना होता है। डी क्या आप कुछ भी ले सकते हो, सी ले सकते हो, मतलब एक बस फैक्टर को हम एनालाइज करके चलते हैं। और इन दोनों नंबर्स को हम वन, मतलब एक नंबर एक्स मान लेते हैं, एक नंबर वाई मान लेते हैं। तो लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक, now we have to find d. So the formula of d is x plus y by 2। क्या है? x plus y by 2। यही हमारे मेन फार्मूला होने वाला है। और इसके बाद हम इसी d के ज़रिए कई सारे रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और उसको हम नाम रख देंगे, मतलब R1, R2, R3 इस तरह से कर देंगे। तो जो हमारा R1, R2, R3 होता है, इधर साइड में देख लो, R1 जो होगा वो इस D से जो रिजल्ट आएगा, सपोज करते हैं इस D से रिजल्ट आने वाले का नाम है C1, ठीक है ना। इस D से जो रिजल्ट आएगा उसको D1 कर देते हैं, ठीक है। तो इस D का जो रिजल्ट आएगा उसका नाम सबसे पहले हम D1 दे देते हैं। तो जो R1 होगा, ठीक है ना, तो वो तो सबसे पहले हमारा D1 ही होगा, पहला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर जो R2 होगा, तो R2 के लिए हम क्या करेंगे कि D2 फाइंड करेंगे। और D2 फाइंड करने के लिए इन दोनों में से x को ले लेंगे, x प्लस D1 बाई 2। समझ में आ रहा है? मतलब सबसे पहले D लिए, D की क्या वैल्यू हुई? x प्लस वाई बाई 2, और इसको नाम दे दिए कि D1। जो भी रिजल्ट आया, जो भी वैल्यू आई, उसको नाम दे दिए D1। अच्छा, ये कन्फ्यूजन होगा, D बराबर भी इतना है, D1 बराबर भी इतना है। तो ये जो D बराबर मैंने दिया है, ये एक जस्ट फार्मूला है, कॉमन फार्मूला, कि एक सपोज D कर लेते हैं x प्लस वाई बाई 2। अब इससे जो नंबर आ रहा है उसको मैंने नाम दे दिया D1, ठीक है ना। तो D1 जो आ गया, इसके बाद जब D2 फाइंड करेंगे तो D2 के लिए x प्लस D1 बाई 2। तो सपोज करते हैं x प्लस D1 बाई 2 पे D2 आ गया, ठीक है ना। x प्लस D1 बाई 2 पे D2 आ गया, और जो नंबर आ गया उस नंबर को नाम दे देते हैं D3। उस नंबर को क्या नाम दे दिया? D3। तो जो हमारा R2 बना, वो हमारा R2 क्या बना? एक रेशनल नंबर यहाँ पे मिला D3, तो यानी रेशनल नंबर हमारा D3 जो हुआ वो R2 बना। अब D3 क्या है? x प्लस D1 बाई 2। तो देखो, ऐसे D1, D2, D3 करके थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मीन्स इस 1 और 2 को सॉल्व करते हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो, D के लिए x की वैल्यू अपनी 1 है, y की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 2। तो ये सबको पता है, 2 1 3, ये आना है 3/2, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला रेशनल नंबर ये हो गया, दिस वन इज फर्स्ट रेशनल नंबर, ठीक। अब हम दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, R2। इसको हम R1 नाम दे देते हैं, ठीक। अब R2 फाइंड करेंगे तो क्या बोला था? x को ले लेंगे, x को ले लिया और इसको नाम दे दिया D1, ठीक है ना। तो इस D1 यानी 3/2 को ले लिया,
और फार्मूला ध्यान देना डिवाइड बाई 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो अब इतना तो कॉमन सी बात है, 2 1 जा 2, 3 2 5/2, 2 नीचे आ गया तो ये हो गया 5/4। अब इतना टर्म्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है ना। ये सब तो अपनी 6 7 की चीज़ की है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रेशनल नंबर, ठीक है। इसको ये हो गया हमारा R2। अब जब R3 फाइंड करोगे, ध्यान देना, अब जब R3 फाइंड करोगे तो इसको ले लो और इसको ले लो, ठीक है ना। अब 1 को छोड़ देंगे, अब कंटिन्यू ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लिए 5/4 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 4 2 जा 8, तो नीचे 8 आ जाएगा और 11, ये हमारा हो गया थर्ड रेशनल नंबर R3, ठीक है। समझ में आ रहा है, इजी है, ऐसे ही करते चले जाना है। अब हमारा नेक्स्ट क्या मिला है 11/18। अब प्रीवियस वाला क्या था 5/4, तो R4 निकालने के लिए 11/18 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 16, ये 21, ये हो गया फोर्थ रेशनल नंबर R4। समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब R5 निकालना होगा, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है ना। 21/16 प्लस 11/18 डिवाइड बाई 2। तो ऐसे ही आगे आपको बढ़ते जाना है। चेक करने के लिए सर हमारे रिजल्ट सही है या नहीं, तो इन सब को डिवाइड करो, देखो 1.5, इसका आएगा समथिंग 1.25 ऐसा कुछ है ना, या 1.25, ऐसे ही इसका 1.3 समथिंग आएगा, इसका भी 1.3 के अप्रॉक्स आएगा। तो मतलब 1 और 2 के बीच में आने वाला है सारा। तो ये मेथड ऐसा मेथड है जिससे हम इनडिफिनेट, मतलब कि एकदम बोल सकते हैं कितने भी टर्म से निकाल सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। आप ऐसे ही करते चले जाओ, आपको 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही करते जाना है। तो इसीलिए मैंने बोला था, जो लास्ट के हमने पढ़े थे उसमें ये था कि हमको सोचना पड़ता था कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का जो दोनों का डिनोमिनेटर होता था हमको सेम रखना पड़ता था दोनों नंबर का। जैसे 1 का है तो 6/6 कर लिए, 2 का है तो 12/6 कर लिए। तो इसी ध्यान रखना होता था कि डिनोमिनेटर सेम हो। अच्छा, उनके बीच में फिर न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर के बीच में कितने गैप आए। अगर देखो 6/6 और 12/6 में सिर्फ 5 ही रेशनल नंबर मिलेंगे इन दोनों के बीच में, और अगर सपोज पूछ लिया 10 रेशनल नंबर था, उसके लिए चलो फिर से आगे बढ़ो। तो ऐसे ऐसे अब जैसे उसके लिए 36/36 कर लो, 72/36 कर लो, तो इसके बीच में देखो 35 रेशनल नंबर्स आपको मिल गए। तो ऐसा होता है, सोचना पड़ता है थोड़ा। और इसमें क्या है, बस फार्मूला रखते गए, आपको जितने चाहिए वैसे इनफाइनाइट टर्म्स तक मिलते जाएंगे, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो ये फार्मूला जो है इसी फार्मूले के बेस पे सारे बनते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पे स्पेलिंग है ना, रेशनल नंबर। ठीक, आगे बढ़े। अभी तो हमारा जो रेशनल नंबर का टॉपिक था वो इधर ही ख़त्म हो गया। उसमें हमें सिर्फ यही फाइंड रेशनल नंबर्स करना था, वो खत्म। अच्छा, वीडियो सही दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर की डिफिनीशन वगैरह तो बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। यहाँ पे हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इर्रेशनल नंबर एग्जांपल वगैरह तो आपको पता ही होगा, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, है ना, √29, बढ़ते जाओ ऐसे ही, √31, सारे प्राइम नंबर्स ले डालो, ठीक है ना। एक यही ऐसा है जो प्राइम नहीं है, बाकी सब प्राइम ही होते हैं इसमें, ठीक। ये सब याद होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर्स में कौन कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं, जो मतलब कि कौन से नंबर्स हैं टाइप्स के जो इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो वही नंबर्स उसके रूट के अंदर आएंगे जो प्राइम होंगे। √2 भी प्राइम है। अच्छा, 2 एक ऐसा प्राइम है जो कि इवन है ना। तो कंपोजिट नंबर की बात हुई थी, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है अपना। एक और बात मैंने बताई थी कि अपना प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों की खासियत ये है, दोनों नंबर है
तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो रेशनल नंबर पे आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अब सर √2, √3, √5 इन सबको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। 2 एक्सिस सर ये क्या है, तो एक्सिस तो आपने सुना ही होगा ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो बस वही है, देखो ड्रॉ करोगे सिंपल एक्स एक्सिस, जैसे अपना नंबर लाइन के लिए जो रेशनल नंबर की नंबर लाइन के लिए, फ्रैक्शन के लिए नंबर लाइन जो होती है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस मानते हैं, उसमें मानना नहीं है लेकिन इसमें से ये समझ के चलना है। तो उसमें अपनी एक ही लाइन होती है हॉरिजॉन्टल पे, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, रहेगी तो एक ही एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल की ही रहेगी, वर्टिकल की नहीं रहेगी, लेकिन माइंड में कॉन्सेप्ट में वर्टिकल को भी लेके चलना है, ठीक है ना। चलो वो बताता हूँ कैसे होने वाला है, उसमें मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल √2 को ही लेके चलते हैं, सर √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो नंबर लाइन ड्रॉ करो इरेशनल नंबर्स के लिए। यहाँ पे 0 सपोज कर लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। अब √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है ना। तो ये तो पक्का है कि वो 1 और 2 के बीच में आने वाला है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने 7, 6 में, 8 में, ऐसा कुछ था ना पाइथागोरस थ्योरम। तो उस पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, याद थोड़ा रिकॉल करो उसे। तो उसमें ये था, एक ऐसा ट्राइंगल होता था हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको बोलते थे, है ना। उसमें 3 साइड्स होती थी ABC, जिसमें इस AC को यानी कि हाइपोटेनस हम बोलते थे, नीचे BC को बेस बोलते थे, और इसको हाइट, ऐसा कुछ था। कुछ याद है थोड़ा बहुत, नहीं याद है तो फिर से रिकॉल कर लो, याद आ जाएगा। तो इसका है पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता था अपने हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। इन सिंपल हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। ये फार्मूला याद है, तो अगर ये फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सर हाइपोटेनस, हाइट, बेस ये सबकी क्या ज़रूरत है। देखो हम 0 से 1 मतलब 1 यूनिट, अब उस 1 यूनिट में देखो 1 यूनिट बोल रहा हूँ, अब 1 यूनिट में 1 मीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, और 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, वो अपना एक यूनिट है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, अगर इस बेस और हाइट को, ध्यान देना, इस बेस को और इस हाइट को अगर मैं एक यूनिट दे दूँ, ठीक है, कोई भी अपना मेज़रमेंट का कोई भी सिंबल हो, बस मैंने एक यूनिट दे दी, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है, 1 है, ठीक। तो क्या ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ रहा है, तो हाइपोटेनियस क्या आ रहा है, √2 आ रहा है भाई, इसका स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं हाइपोटेनस बेस और हाइट दोनों को सेम यूनिट देता हूँ, 1, सिर्फ 1 की बात कर रहा हूँ, यूनिटी से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं 1 देता हूँ दोनों को, तो हमारी जो हाइपोटेनस बनती है वो √2 बनती है। तो सेम चीज़ यही नंबर लाइन पे बनाने की, इस ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करो। मान लेते हैं ये हमारे इस ट्राइंगल का B पोर्शन है, जहाँ पे हमारा राइट एंगल बनेगा, ये B पोर्शन में, इसको इधर इंडिकेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इधर से इधर अपना 1 यूनिट है ही, तो सेम ऐसे ही 1 यूनिट ऊपर चले जाओ। देखो मैंने क्या बोला था कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का काम लगने वाला है। तो यहाँ पे काम क्या लगा y एक्सिस का काम ये लगा कि यहाँ पे जितना 1 यूनिट की यहाँ पे दूरी है, स्केल से नापना, इस चीज़ को मैं तो वैसे ही पेन से बना रहा हूँ, जितनी ये दूरी है सेम दूरी इतनी उधर भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ पे इधर का 1 सेंटीमीटर हमारा बड़ा है और इधर का 1 सेंटीमीटर हमारा छोटा है, तो वो देख के लगेगा टीचर को कि ये 1 यूनिट नहीं है, वो 1 यूनिट, मतलब दोनों में से एक तो 1 यूनिट नहीं है, तो पहले ही काट देगा। तो मेज़रमेंट इधर बहुत ध्यान से करना वाई के अलॉन्ग, ठीक है ना, जितनी ये रहेगी उतनी ये रहेगी,
ठीक। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट बोल दूँ और ये भी मान लेता हूँ कि 1 यूनिट मेजरमेंट है, तो जब इधर से ये हाइपोटेनस ड्रॉ होगा इस राइट एंगल पे, तो ये √2 बनेगा। समझ में आ रहा है? ये √2 बनेगा। अब इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ। तो बस करना कुछ नहीं है, इस ओ को सेंटर मान के ओ ए को रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेनी है और उस सर्कल को यहाँ इस नंबर लाइन पे ला करके इंटरसेक्ट कर देना है। समझ में आ रही है बात? क्या करना है सर, इस सेंटर को ओ को सेंटर मानना है, यहाँ पे कंपास की नीडल रखनी है, इस ओ ए को रेडियस, सॉरी गाइस ड्यू टू लाइट इंटरप्शंस, गड़बड़ी हो गई भाई, लाइट चली गई। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे थे? हाँ, इस ओ ए को रेडियस मान रहे थे, है ना। तो इस ओ को सेंटर सपोज कर लो और इस ओ ए को रेडियस सपोज कर लो और इधर से एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट आर्क ड्रॉ करो जा करके, ताकि ये इस नंबर लाइन को कट करे। तो आई थिंक सो ये समथिंग यहाँ पे आकर के कट करेगा। आप लोग कंपास से करना अच्छे से, ठीक है ना। इस पार्ट को कुछ भी पी मान लो और यही पार्ट हमारा √2 को इंडिकेट कर रहा है इस नंबर लाइन पे। समझ गए? क्लियर? करना क्या है, सबसे पहले तो पाइथागोरस का रूल याद होना चाहिए दिमाग में, और रूल को अप्लाई कैसे करना है ये पता होना चाहिए, और तब उसको इस नंबर लाइन पे अप्लाई करना है। किस तरह से करना है? सबसे पहले अगर √2 फाइंड करना है तो हम बेस को और हाइट को 1 यूनिट रखेंगे। यहाँ पे देखो 1 यूनिट रखी, यहाँ पे 1 यूनिट रखी। उसके बाद जो हमारा हाइपोटेनस बनेगा वो अपने आप ही √2 का बन जाएगा। फिर उसको नाम दे देंगे, हाइपोटेनस को ओ ए नाम दे दिया, ठीक है। और उस ओ ए को रेडियस मान करके, ओ को सेंटर मान करके सर्कल का आर्क ड्रॉ करेंगे और वो आर्क जहाँ पे आके कट करेगा वही हमारा नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात? चलो अब अगर मान लो √3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो अगर √3 को देखो, रेशनल इर्रेशनल नंबर में ये बोल सकते हैं ये इसकी खासियत है, या ये बोल सकते हैं ये इसकी बुराई है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपको √3 √5 कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, तो रियरली देखा जाए तो आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है, जैसे √2 से ही करना पड़ता है, ठीक है ना। और नहीं तो जैसे करना सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, बस वही है, अभी देखो करके दिखाता हूँ। तो पहले √3 को इसी में अगर दिखाना है तो हमें तो क्या करेंगे, फिर से 1 यूनिट का इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना इस चीज़ को, फिर से इसी के ऊपर 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। तो अब हमारा ये √2 है, ये 1 है, थोड़ा इधर सॉल्व करो तो हाइपोटेनस जो बनेगा हमारा, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर जो बनेगा वो √2 का स्क्वायर, और ये 1 यूनिट अगर फिर से है तो 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 आ गया। तो हमारा जो हाइपोटेनस आएगा वो √3 आएगा। आया ना। तो इसका मतलब ये जो बना हमारा, ये क्या बना, √3। इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक, इसको नाम C दे दिया। तो अब ये AOC ट्रायंगल बन गया। अब फिर से वही करना है सर, बन गया। अब OC को रेडियस मान लेंगे, O को सेंटर मान लेंगे, नीडल को इधर पुट करेंगे, रेडियस को मान करके आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क समथिंग यहाँ पर के आकर के इंटरसेक्ट करेगा 1.73 अप्रॉक्स, है ना। समझ गए? अब ऐसे ही √5 को करना है तो फिर से एक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। ध्यान दो, इस चीज़ को ध्यान दो कि एक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे सर, जब एक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा तो अब थोड़ा ये ध्यान दो, √5 है तो √5 में अगर सोचो, अगर हमारा एक नंबर यहाँ पे इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर की पूरी वैल्यू अगर 4 हो और इस स्क्वायर की पूरी वैल्यू 1 हो, तो इस पूरे का सम 5 बनेगा, तब जाके इधर आके √5 बनाएगा। तो इस पूरे की स्क्वायर की वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू 4 कब होगी, जब इस अंदर की वैल्यू 2 होगी। ऐसा ही कुछ होना है ना। तो देखो, इसका मतलब अभी जो हमने 1 यूनिट लिया था, अब मैं पूरा 2 यूनिट लूँगा और उसके बाद जो हाइट बनाऊँगा वो 1 ही यूनिट की बनाऊँगा। ध्यान दो, चलो नीचे देखते हैं, ठीक है। ये देखो 0 1 2। तो अब मैं इस पूरे बेस को 2 यूनिट लूँगा और इधर मैं इसे
1 यूनिट दूंगा। ठीक है, इधर 3 बना लेते हैं। ठीक, अब ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाला 5 हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, √5 आ गया ना, समझ में आ रहा है। तो अब ये देखो, अब इसको जब इससे टच करोगे तो ये तुम्हारी वैल्यू √5 होगी। ट्रायंगल ए यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये आ गया इसकी वैल्यू समझ में आ रहा है। अच्छा सर, इसमें क्यों नहीं ड्रॉ किया, तो इसमें देखो हम एक यूनिट लेके चल रहे हैं। अब अगर इसमें मान लो हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया, तो फिर ये 3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, तो ये यहाँ पे 2 बनेगा, मतलब ये 2 पे आकर के गिरेगा। अब फिर 2 के बाद फिर से 1 लोगे तब जा कर के √5 बनेगा, तो चलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं बनेगा, लेकिन वो ग्राफ बहुत लंबा कर देगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे सर अगर सीधे 2 यूनिट ले लें तो अगर सीधे 2 यूनिट ले लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, तो यहाँ पे जो बनेगा ये √7 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। तो ऐसे ही करते जाना है। अब आप लोग होमवर्क करो, √5 √7 √11 सबका करते जाओ। और वैसे कुछ खास ज़्यादा पूछता नहीं है आपके एग्ज़ाम में, √2 √3 √5 √7 मैक्सिमम जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है ना। अच्छा, उससे ज़्यादा भी देता है तो जैसे वो उस तरह के नंबर्स देगा जिनको सॉल्व करके बाहर आ जाता है, फिर बाद में रिप्रेजेंटिंग होती है, ठीक है ना। तो फिलहाल आई थिंक सो दिस इज़ इनफ। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, रियल नंबर। अगला तो हमारा रियल नंबर ही है शायद, तो रियल नंबर पढ़ते हैं और उसका डेसिमल एक्सपांसन पढ़ते हैं, है ना। तो शुरू में देखो भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत सिंपल है। आपने 2/3 को डेसिमल पे रिप्रेजेंट किया है ना, 2/3 को क्या लिखते हैं, 0.6666 ऐसा करते हैं। 1/5 को क्या करते हो, 0.2। तो सबसे पहले तो यही एग्जांपल्स हैं रियल नंबर डेसिमल, क्योंकि भाई देखो ये सब भी रियल नंबर है ना। तो डेसिमल एक्सपांसन मतलब क्या है, जितने भी रियल नंबर फ्रैक्शन उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इसमें भी ध्यान देने वाली बात है। कई टाइप के डेसिमल एक्सपांसन होते हैं, कई टाइप के, क्या 2 ही टाइप के होते हैं, है ना। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर कौन सा किसका नाम है, वो अपने आप ही 2 3 4 क्रिएट कर देते हैं उसी में, जबकि होता 2 ही है ना। तो चलो देखते हैं वो भी। रियल नंबर की डिफिनीशन वगैरह सब कुछ पता है आपको, सारे ऑल टाइप्स ऑफ नंबर से रेशनल रेशनल सब कुछ मिला कर रियल नंबर ही है ना। तो चलो टॉपिक डालते हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। ठीक, एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ तब टॉपिक बताऊँगा। एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। देखो मैथमेटिक्स पूरा एग्जाम्पल के बेस पे है। एग्जाम्पल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाता है, और अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, थ्योरी पढ़ना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी बुक्स में कुछ बातें लिखी होती हैं जो ना हमें पता होता है, जो ना आपको पता होता है। इसलिए कभी भी बुक की थ्योरी को छोड़ना नहीं चाहिए, कितना भी बढ़िया टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहा है, TJE लेवल कुछ भी पढ़ा रहा हो, अगर आप सिर्फ टोटली उसके नोट्स उसके PDF पे डिपेंड हो जाओगे तो आप सिर्फ वही रटने वाले ही रह जाओगे। फिर समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली अगर स्टडी करनी है तो बुक को, उसकी लाइंस को खुद से पढ़ना सीखो, बुक की लाइंस को कैसे पढ़ी जाती है, और ख़ासकर NCERT को, क्योंकि और भी कोई बुक्स जैसे RS हो गई और RD हो गई शर्मा की, तो कुछ भी लोगे तो वो इतने सिंपल में करके देते हैं ना कि आप पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और जब आप NCERT को पढ़ोगे तो उसमें हर वर्ड्स में सोचना पड़ता है कि इसका क्या मतलब है। तो जब सोचने वाला काम करोगे तो समझने वाला अपने आप हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो मज़े से पढ़ो NCERT को, ये मत समझ के जो पढ़ो कि भाई हार्ड है, ये है वो, कुछ नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, बहुत सिंपल है, उसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, उसके सारे थ्योरी वो एग्जाम्पल से ही समझाता है, एक से एक एग्जाम्पल लेता है, ठीक है ना। तो NCERT पढ़ना सीखो। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन, तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल यही ले लेते हैं 1/5 को, इसको हम बोलते हैं 0.2। 1/3 को, इसको बोलते हैं 0.66, या सर ऐसे ही जाता रहता है, ठीक है ना। अब एक आता है
क्या बोलते हैं उसे, 1 बाई किसको लूँ, 1/7 को चलो लेता हूँ। थोड़ा इसका डेसिमल एक्सपांसन करो 1/7 का। मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, इन्हीं तीनों में सब कुछ बताने वाला हूँ। इस पूरे डेसिमल एक्सपांसन में रियल नंबर के क्या क्या जानना है, तीनों में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 1/7 को डिवाइड करो, मतलब 1 को 7 से डिवाइड करो। स्टॉप, इधर ही रुक जाओ। देखा मैंने क्या किया, सॉल्व करते गए, लास्ट में रिमाइंडर क्या आया 1। स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से। तो इससे हमें ये पता चलने को देखने को मिल रहा है कि अब फिर से 1 आ गया, तो हमको ये प्रोसीजर फिर से करना होगा, यही करना होगा ना। तो ये प्रोसीजर फिर से जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो हमारा जाएगा 1 4 2 8 5 7 और फिर से 1 4 2 8 5 7 और फिर से 1 4 एंड सो ऑन, ऐसे फिर ये आता रहेगा। तो इसमें कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से मतलब कहाँ तक की वैल्यू रिपीट हो रही कंटिन्यू। तो यहाँ से यहाँ तक तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसके बाद फिर ये इतनी वैल्यू फिर से कंटिन्यू हो जा रही है। ऐसे ही इसमें देखो एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, और इसमें ख़त्म हो गया, इसमें लास्ट में कुछ नंबर रिपीट नहीं किया। तो इसका डेसिमल एक्सपांसन मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 1 को 5 से डिवाइड करो तो इसके रिमाइंडर में क्या बचा, 0। इसके रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। तो डेसिमल एक्सपांसन रियल नंबर के 2 टाइप के हुए, एक जिनके रिमाइंडर में कुछ बचा और दूसरे वो जिनके रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। ठीक है ना। तो 2 टर्म्स आपको याद रखने हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। क्या क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। तो वो डेसिमल एक्सपांसन्स जो फुल्ली टर्मिनेट हो जाए, मतलब पूरी अच्छे तरीके से कट जाए, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारा देखो, इसके रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, ये फुल्ली डिवाइड हो गया, इसके रिमाइंडर 0 हो गया, हमारा ये डेसिमल एक्सपांसन अब इससे आगे नहीं जा सकता है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो गया। इस एक्सपांसन को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और वो डेसिमल एक्सपांसन्स जो टर्मिनेट नहीं होते, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो एक पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो कंटिन्यू रिपीट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनका इंटरवल ऑफ टाइम कितना बड़ा है कितना छोटा है। जैसे इसका इंटरवल ऑफ टाइम एक ही नंबर का है, ये एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है ना। और इसका इंटरवल ऑफ टाइम 6 नंबर्स के हैं, ये 6 नंबर्स को पहले तो डिसकंटिन्यू रहेगा, फिर वो 6 नंबर फिर से रिपीट करेगा। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए फिर अलग नाम हो जाएगा। इसके बच्चे यहीं पे गलती खाते हैं, बोलते हैं सर ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। कितने जन तो ऐसे नाम दे देते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग जैसा कोई टर्म है ही नहीं। टर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग, या दूसरा नाम उसका क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। समझ में आया। तो इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिक्योरिंग। समझ में आया। तो 2 टाइप के आपके डेसिमल एक्सपांसन हुए, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक या तो यहाँ से लेके यहाँ तक बोलो, या सिर्फ इतना बोलो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 2 टाइप के अपने डेसिमल एक्सपांसन हो गए, ये रिपीटिंग और ये रिक्योरिंग। ठीक, फिनिश। तो इतना ही था अपने डेसिमल एक्सपांसन में।
तो आई थिंक सो आज के लिए इतना इनफ है, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ें हम, चलो ठीक है एनसीईआरटी में देखता हूँ आपके, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या है, और फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। फ़िलहाल तो आज तो इतना बहुत है ना। अच्छा वेल, हाँ आज हमने 2-3 कंटेंट देखे ना। एक तो रेशनल नंबर जो 1 और 2 के बीच था, उसका एक जो यूनिक मेथड था मैंने बताया था, बताऊंगा, है ना, फार्मूले के बेस पे, जो मेन फार्मूले पे बेस पे है। एक हमने इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे देखा, और ये तीसरी टॉपिक थी अपनी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन। तो आई थिंक सो ये तीनों इनफ है आज के लिए, और तो मैं सेशन एंड करता हूँ इधर। और अगर आपको सेशन बहुत ही पसंद आए, और ना आए तो भी लाइक करें, आए तो लाइक तो करना बनता है ना क्योंकि आप सपोर्ट करोगे, देखो मैंने पहले ही बोला, सपोर्ट करोगे तो हम डबल स्ट्रेंथ के साथ सपोर्ट करेंगे, और नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर हमें भी हो सकता है मज़ा कम आए थोड़ा बहुत, तो हम भी उतने इंटरेस्ट से ना पढ़ा पाएँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से हम अपना 100% दें, और जहाँ पे हम चूकेंगे वहाँ पे हम, जिस चीज़ में चूकेंगे उस चीज़ की व्यवस्था करेंगे आपके लिए। ओके, so thank you so much. Now I'm going to end the session. Bye bye, take care you all, thank you.